हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन शुरू हो गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिवीजन सेशन में इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जो कंसेप्ट का वीडियो है जिसमें मैंने यूनिट 1 और 2 के जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलाज वगैरह है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस एमसीक्यू वाले वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करोगे इट विल मेक मोर सेंस। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2019 से लेकर 18, 17 और 16, मतलब 4 पेपर कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 120 प्लस एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और वो एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो 2019 का जो पेपर है उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स एंड नॉर्मल पीस रेट 10 पर यूनिट। एक्स प्रोड्यूस 60 यूनिट्स, जेड प्रोड्यूस 110 यूनिट्स। फाइंड आउट अर्निंग ऑफ वर्कर जेड अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। तो हमको जेड की अर्निंग पूछिए। फिर टेलर के प्लान में लेवल क्या होता है, 100 से ऊपर आपकी एफिशिएंसी है तो जो भी आपका पीस रेट होगा दैट विल बी गिवन एट 80%। ठीक है, मतलब आपका 10 जो है उसका कितना हो जाएगा, 8। और अगर आपकी एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है ना, ये 100 से कम है और 100 से ज़्यादा है तो आपको जो भी रेट होगा उसका 120%, मतलब 10 का कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे हमको पूछा है जेड की वर्किंग या जेड की अर्निंग कितनी है। जेड ने कितना बनाया, 110। अगर उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 110 बनाया और गिवन टारगेट था 100 का, मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 110%, मतलब उनको रेट एप्लीकेबल होगा 12। अब अर्निंग गिनेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 110, 1320। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम। भाई एबनॉर्मल आइडल टाइम ऑलवेज चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। इसका आंसर आएगा बी, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट विल बी द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। भाई जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस किसके बेस पे बांटे जाते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांटे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट। भाई एक ही प्लान है, एमर्सन का प्लान जो है वो कॉम्बिनेशन वाला प्लान है जहाँ पे टाइम रेट एंड पीस रेट दोनों को ही कंसिडर करके वर्कर की अर्निंग्स कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग कॉस्ट विथ इट्स प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा कॉस्ट सेंटर के बेस पे डिवाइड होता है। फैक्ट्री कॉस्ट एज पर फंक्शन, मटेरियल कॉस्ट नेचर। तो यहाँ पे 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, सी इज माई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट अकाउंटेंट of SIR Limited has computed labor turnover ratio for the year ended 31st March 2019 as 20%, 10% and 6% respectively for flux का 20%, replacement का 10% और separation का 6%. If the number of workers replaced during the year is 60, find out the worker left and discharged during the same period. देखो हमको तीनों ही फॉर्मूला दिए हुए हैं और एक का आंसर दिया हुआ है। एक का आंसर क्या दिया हुआ है कि रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से आपका जो भी आंसर आया है वो 10% है और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस कितने हुए, 60। तो भाई रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब 100 ना लिखे यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या है, 10/100 लिख सकते हैं। ये 100 मल्टीप्लिकेशन का डिवाइडेशन में आ जाएगा। अब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हैं मेरे पास, 60। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, कितना आया, 600। मेरा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर मैं कौन से फॉर्मूला में रख दूं, मैं मेरे सेपरेशन वाले फॉर्मूला में रख दूं तो मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेशन कितने हो जाएंगे, मिल जाएंगे। देखो नंबर ऑफ सेपरेशन का आंसर कितना है, 6/100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर मुझे मालूम नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मुझे मालूम नहीं है, तो x मान लेता हूँ उसको। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 600, तो 600 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 मेरा आएगा 336। मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट विल बी द बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस। भाई टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस को आप कौन से बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। भाई टाइम कीपिंग क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, तो मेरा आंसर आएगा सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर ब्रिक्स, भाई ब्रिक्स हमेशा किस में होती है, पर 1000 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स लिमिटेड परचेज 1000 यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज वॉज 1,80,000, है ना, 1000 यूनिट परचेज किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,80,000, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ट्रांजिट 100 यूनिट्स वर लॉस्ट विच इज ट्रीटेड एज नॉर्मल, फाइंड आउट द इशू प्राइस। भाई जब भी नॉर्मल लॉस होता है ना तो यहाँ से क्वांटिटी माइनस करते पर अमाउंट में कुछ भी माइनस करते नहीं है। तो हुआ क्या, मैं ऐसा मान लूँगा कि मुझे 900 यूनिट मिले बाय पेइंग 1,80,000, तो यूनिट कॉस्ट क्या आया, 1,80,000 डिवाइड बाय 900, 200 रुपये एक का यूनिट कॉस्ट आएगा। तो मेरा इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़। माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इशू प्राइस पर यूनिट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19 एज पर पीरियोडिक वेटेड एवरेज। क्या बोला, पीरियोडिक वेटेड एवरेज। हमको बैलेंस दिया हुआ है 700 यूनिट 24 रुपये के भाव पे, 5/9 को रिसीव किया 1123 के भाव पे, 17/9 को रिसीव किया 500 यूनिट 30 के भाव पे, और 28/9 को रिसीव किया 300 यूनिट 24 के भाव पे। अब देखो, अब तो बोला है पीरियोडिक मतलब ओपनिंग को हमको इग्नोर करना है। दूसरा बोला है वेटेड, तो क्या करेंगे, जो 3 बार हमारे पास कंसाइनमेंट में आए हैं, 1100 यूनिट आए कितने भाव पे, 23 के भाव पे। फिर दूसरा क्या आया मेरे पास, 500 यूनिट आए हैं 30 के भाव पे, और 300 यूनिट आया 24 के भाव पे। इसका वेटेड एवरेज करेंगे तो 1100 इंटू 23, 25,300, ठीक है, ये आएगा 15,000 और ये आएगा 7,200। तीनों का समेशन करेंगे और क्वांटिटी का भी समेशन करेंगे, तो क्वांटिटी मेरी हो रही है टोटल 1900 और टोटल अमाउंट हो रहा है मेरा 47,500। तो मेरा रेट क्या आया, 47,500 डिवाइडेड बाय 1900। मेरा प्राइस क्या आया, 25 रुपीज़ एज पर पीरियोडिक एवरेज। मेरा आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ के लिमिटेड कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। भाई प्राइम कॉस्ट जैसे ही हमको मालूम पड़े, हमको याद रखना है, प्राइम कॉस्ट मतलब ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 90,000, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखा है 20,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। भाई ओवरहेड कभी भी प्राइम कॉस्ट में नहीं आता। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 90 + 60 + 20 कितना, 1,70,000। तो मेरा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ए, 1,70,000। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज 36 पर यूनिट। क्या बोला, एक यूनिट कैरी करता हूँ तो 36 रुपये लगते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट 90,000, टोटल कितना है, 90,000। देखो टोटल कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंटरी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट कितना भाव लगता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग ये निकालेंगे, उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी स्टॉक, कोई भी सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री मुझे कितना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा मेरा, मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे मालूम है कि मेरा 90,000 का कॉस्ट आ रहा है। एवरेज इन्वेंट्री को x माना और रेट पर यूनिट 36, इसको इधर ले जाएंगे तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 90,000 डिवाइडेड बाय 36। मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 2500। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जब भी EOQ होता है ना, EOQ में एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलते हैं, जो भी ऑर्डर करेंगे उसका आधा, उसका हाफ। तो ये अगर आधा आया है तो मेरा EOQ कितना रहा होगा, 2500 इंटू 2, 5000। मेरा EOQ आया होगा 5000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5000। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक से करना है, इजी है, बट एग्ज़ाम में पूछेंगे तो हमको हमारे तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, JB लिमिटेड हैड 900 यूनिट्स ऑफ 10 ईच ऑन 1919। द परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ वर 6/9 को 500 यूनिट 12 के भाव में, 13/9 को 600 यूनिट 14 के भाव में, 24/9 को 800 यूनिट 16 के भाव में। व्हाट इज़ द इश्यू प्राइस पर यूनिट एज पर सिंपल एवरेज। भाई सिंपल एवरेज में क्या करते हैं हम, ओनली प्राइस का टोटल लेते हैं।
इफ़ द इशू ऑफ 1600 यूनिट इशू करना है कब? 18/9 को। भाई 18/9 को अगर इशू करने जा रहे हो तो 18/9 के पहले आपके पास कौन कौन से भाव का सामान था? एक तो 10 वाला तो था ही, प्लस 6/9 को 12 वाला, तो 12 भी लेंगे, 13/9 को 14 वाला, ये भी लेंगे। 24/9 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज 18/9 को हम इशू कर रहे हैं। तो इन तीनों का एवरेज करेंगे, सिंपल एवरेज, तो कितना आएगा? 12। तो मेरा इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 36 आवर्स। ठीक है, एक काम करने के 36 घंटे देते हैं। रेट पर आवर इज 30 प्लस डियरनेस अलाउंस एट 10 पर आवर, मतलब 30 रुपये प्लस 10 रुपये DA मिल रहा है। एक्चुअल टाइम कितना लिया है एक वर्कर ने? 30 घंटे। फाइंड आउट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर एज पर रोवान बोनस प्लान। भाई जैसे ही रोवान आए हमको याद रखना है कि हमको क्या लेना है, हमको बेसिक अर्निंग लेना है प्लस बोनस। बोनस कैसे निकलता है? बोनस निकलता है, फॉर्मूला याद रखो, बोनस कैसे निकलता है? मुझे लेना है एक्चुअल, मतलब जो हमारा टाइम सेव्ड किया है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक अर्निंग क्या होता है? बेसिक अर्निंग कैसे निकलता है? एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना लिया है? 30 घंटे, और रेट क्या है? 30 प्लस 10 40 है ना, तो 30 इंटू 40, क्योंकि बेसिक अर्निंग में तो DA भी लेते हैं, प्लस एक्चुअल टाइम कितना लिया इन्होंने? एक्चुअल टाइम लिया है 30 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 36 घंटे। टाइम सेव्ड कितना है? भाई कितना घंटा बोला था आपको करने के लिए? आपको बोला 36 घंटे में कर लेना, आपने किया 30 में, तो आपने सेव कितना किया? 6 आवर्स। एक्चुअल रेट क्या लेंगे? भाई यहाँ पे रेट हमेशा क्या लेंगे? बेसिक, क्योंकि ओवर टाइम गिनते टाइम सिर्फ बेसिक रेट ही लिया जाता है, DA लिया जाता नहीं है। तो मेरा आंसर आएगा 1200 प्लस 30/36 इंटू 6 इंटू 30, तो यहाँ पे आएगा 150। तो मेरा टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? 1350। मुझे टोटल अर्निंग पूछा था, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1350। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग टर्म्स। पे देखो यहाँ पे डिफेक्ट, स्क्रैप और वेस्ट, इसका मतलब समझ लो पहले। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट का मतलब ऐसा होता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है वैसे प्रोडक्ट। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? जो मटेरियल है, डिस्कार्डेड मटेरियल, जिसका थोड़ा सा वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब स्क्रैप का पैसा मिलेगा। और वेस्ट का मतलब तो ये होता है कि आप प्रोडक्शन करते हो तब थोड़ा बड़ा मटेरियल लॉस हो जाता है। तो भाई यहाँ पे डिफेक्ट का आंसर आएगा B, स्क्रैप का C और वेस्ट का A। तो कौन सा आंसर सही बैठ रहा है? 1 का B और 2 का C कहाँ पे आ रहा है? आंसर B। ठीक है, तो 15 का आंसर आएगा B। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एन एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड ऑफ अ वर्कर ऑन अ मशीन शोज दैट द टोटल 48 आवर्स ही वर्क 45 आवर्स इंक्लूडिंग 4 आवर्स ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन पे काम किया एंड 3 आवर्स आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। ठीक है, मशीन के ब्रेकडाउन के कारण आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। द वेज रेट फॉर द वर्कर इज 60 पर आवर एंड ओवर टाइम इज पेड एट द रेट ऑफ 50% एक्स्ट्रा। मतलब ओवर टाइम जो है आपका 60 तो देगा ही, उसके साथ साथ 30 रुपये और देंगे। मतलब ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है? 30 रुपये। मुझे पूछा है कैलकुलेट द ओवर टाइम प्रीमियम, तो मुझे हर 1 घंटे ओवर टाइम करने पे 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको बोलेंगे ओवर टाइम प्रीमियम। और मैंने कितने घंटे ओवर टाइम किया है? 4 घंटे इंटू 4, 120। तो देखो ये सब चीज़ें बहुत सारी दे रखी थी बट हमारे काम की नहीं थी। मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए वो देखो पहले। तो 16 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 17, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट वेजेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आर 10 लाख। 10 लाख का फैक्ट्री ओवरहेड है और डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस है 1 लाख रुपए। ठीक है, इट इज़ द प्रैक्टिस टू चार्ज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस ऐसी है कि यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि हर 10 लाख के फैक्ट्री ओवरहेड पे 1 लाख का डायरेक्ट वेजेस होता है, बराबर। क्या बोल रहे हैं? अगर वेजेस मैंने 5000 पे किए तो फाइंड आउट द ओवरहेड। भाई ये है मेरा ओवरहेड, ये है मेरा वेजेस। अगर 1 रुपये का वेजेस होता है तो 10 रुपये का ओवरहेड होता है। अगर 5000 रुपये का वेजेस होगा तो मेरा ओवरहेड कितना हो जाएगा? 50,000। सिंपल। तो इसका आंसर आएगा 17 का A। मूविंग फर्दर,
क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। भाई इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 4037 प्लस 20% वाई या 0.20 वाई भी लिख सकते हैं, 0.2 वाई। और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू 2600 प्लस 10% x मतलब 0.1 x भी ले सकते हैं, बराबर। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरे के सामने रखने के लिए सबसे पहले y ले लेते हैं और y के नीचे हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 4037, तो भाई x की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे मैं, तो y इज इक्वल टू 2600, तो वैसा क्या वैसा रखूँगा प्लस 0.1 ब्रैकेट में x की जगह क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 4037 प्लस 0.2y, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो 2600 प्लस 4037 इंटू 0.1 मतलब कितना आएगा 403.7 है ना, प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो क्या आएगा आंसर 0.02, ठीक है, y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2600 प्लस 403.7 प्लस 0.02y, ठीक है। y को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.98y इज इक्वल टू 2600 प्लस 403.7, 3003.7 डिवाइडेड बाय 0.98 कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ गया y का कितना आया, y इज इक्वल टू आया रहा है 3065। अब हमको पूछा है x का वैल्यू कितना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 0.2y कर देंगे, तो y 3065 इंटू 0.2 613 आया प्लस 4037, मेरा x का वैल्यू आया 4650। देखो जो पूछा है वही आंसर देना है, मुझे पूछा है x का वैल्यू तो 4650, तो काफ़ी इजी था, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रीऑर्डर क्वांटिटी इफ़ द कंजम्पशन 80-100 यूनिट्स पर डे, मतलब 80 से लेकर 100 तक, मतलब मिनिमम 80 मैक्सिमम 100, डिलीवरी पीरियड 3 to 5 डेज, मैक्सिमम लेवल इज 660 यूनिट्स, ठीक है। हमको पूछा है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, आप रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है 5 दिन, ठीक है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 100, तो 100 इंटू 5, 500 जो है वो लेवल है कि 500 जैसे ही आएगा वैसे ही मेरे को रीऑर्डर कर देना, तो मेरा आंसर आ जाएगा बी, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फाइंड आउट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। भाई समझ लो पहले अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, फिर से एक बार समझ लो कि जब भी मेरे एक्चुअल ओवरहेड कम होंगे और मैंने एब्जॉर्प्शन जो किया है वो ज़्यादा किया है तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। और मेरे एक्चुअल से अगर कम होगा एब्जॉर्ब तो होगा अंडर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअल 85,000, ठीक है। फिर बोल रहा है ओवरहेड चार्ज ऑन द जॉब ऑन प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 15 पर लेबर आवर फॉर 5750 लेबर आवर। तो मेरा एब्जॉर्प्शन कितना हुआ 15 इंटू 5750, तो मेरा एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है 86250, एब्जॉर्प्शन 86,250, एक्चुअल 85,000, तो माइनस करेंगे तो मेरा 1250 रुपये का क्या हुआ है, 1250 का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बी, 1250 ओवर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 110%, व्हाट विल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ बोनस अंडर एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। भाई जैसे ही किसी भी एफिशिएंसी 100 होती है तो बोनस मिलता है 20, और 101 हुआ तो 21, मतलब ये कितना हुआ है 110, मतलब कितना हो जाएगा 30, तो मेरा आंसर आएगा 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एन एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड ऑफ अ वर्कर शोज द ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ 30,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI 2500 एंड 800 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज़ द प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ PF एंड ESI बाय एम्प्लॉयर। तो भाई एम्प्लॉयर को भी 2500 और 800 भरना पड़ेगा, तो एक तो 30,000 देना है उसको, प्लस 2500 रुपये PF में भरना है, प्लस 800 रुपये ESI में भरना है। अब पूछ रहे टोटल वेज कॉस्ट कितना होगा, तो भाई 30 उसको देना है
और ये भी देना है, तो टोटल कॉस्ट आएगा 33,300। तो मेरा आंसर आएगा ए 33,300। क्वेश्चन नंबर 23, द समेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई इनडायरेक्ट जब भी आएगा उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो मेरा आंसर आएगा 23 का ए। फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर इज ₹150, डायरेक्ट लेबर आवर 5,000 आवर्स, डायरेक्ट मशीन आवर 2500। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रेट पूछा है अंडर लेबर आवर। तो लेबर आवर जैसे ही बोले तो आपको जो भी हमारा ओवरहेड्स है उसको डिवाइड करना है लेबर आवर से। कितने? 5,000। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? 30 पर आवर। तो 24 का आंसर आएगा ए। मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर से मैच करना है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना 3 नंबर है ओवरहेड्स का, 6 मटेरियल, 7 एम्प्लॉय। ठीक है, तो 1 का बी 2 में है, 2 का सी इसमें ही है, तो इसका आंसर आएगा 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल स्टॉक, बिन कार्ड कंटेन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड मनी वैल्यू। नो, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी होती है, तो गलत स्टेटमेंट है। स्टोर्स लेजर कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव, नहीं, स्टोर में दोनों ही होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर आएगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, फिजिकल स्टॉक चेकिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक विद रिकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ। भाई कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं? हम फिजिकल चेकिंग भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री। डिपार्टमेंट पी ऑक्यूपाइज 4,000 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट क्यू ऑक्यूपाइज 5,000 स्क्वायर फीट, और डिपार्टमेंट आर जो है वो 6,000 स्क्वायर फीट जगह रोक रहा है। भाई टोटल अलग अलग लिख देते, पी क्यू आर। पी है 4,000 स्क्वायर फीट में, क्यू है 5,000 स्क्वायर फीट में, और आर है 6,000 स्क्वायर फीट में। टोटल हो रहा है 15,000। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हमको बोल रहे हैं इफ़ द रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19 इज 30,000। अगर महीने का रेंट मैंने 30,000 पे किया है, फाइंड आउट द अमाउंट चार्जेबल टू आर। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि 15,000 पे 30,000 तो 6,000 पे कितना? 12,000। सिंपल। तो मेरा आंसर आएगा बी 12,000। राइट। क्वेश्चन नंबर 29, जनरली टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉलोज, कौन सा? ऑपरेशन कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेशन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, तो याद रखना टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव है, असर्टेन कॉस्ट एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बोथ आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा बी, बोथ आर ट्रू। चलिए, तो अब 2018 का पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिपीट है, हम लोगों ने अभी जस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कि भाई एक कैटेगरी की कॉस्ट को अलग रखो, बाकी को अलग करो। कैटेगरी वाइज डिवाइड करना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैच द फॉलोइंग, भाई इसा हमने किया हुआ है, बट यहाँ पे 2 नए CAS आए हैं। देखो CAS 3 तो हमें मालूम है, ये क्या है? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो 1 का तो बी आने वाला है। 11 जो है उसका आंसर है, 11 है एडमिनिस्ट्रेटिव और 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारा आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन मेथड, देन द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1/8/18 वर्स 760 एंड 31/8/840। मतलब 760 प्लस 840 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ गया 800। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ 8 वर्कर्स लेफ्ट एंड 32 वर डिस्चार्ज, 150 रिक्रूटेड। ठीक है, हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ चाहिए जो लोग छोड़ के गए, जिनको निकाला। तो टोटल 32 प्लस 8, टोटल लोग गए कितने? 40। हमको पूछा सेपरेशन मेथड के हिसाब से आंसर कितना होगा। ठीक है ना, तो सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरा आंसर आएगा 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5%। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर
एंड रिसिप्ट इज नोन एज, इसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। ऑर्डर प्लेस करो और कब तक आपके पास आता है, उन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको समझते हैं। मैच द फॉलोइंग। भाई रिपीट क्वेश्चन है, खाली एक नया है। CAS1 क्या है? वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। 6 मटीरियल 7 एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमको ईजिली आता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद इट्स मीनिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है? टाइम कीपिंग का मतलब ये होता है कि वर्कर के गेट में आने से लेकर वर्कर के गेट के जाने तक का टाइम, मतलब रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर। तो इसका एक 1 का ए आएगा। आइडल टाइम मतलब क्या होता है? आइडल टाइम मतलब आप पैसा दे रहे हो बट काम नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं आइडल टाइम। तो 2 का बी आएगा। ओवर टाइम मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करो, तो इसका आंसर क्या है? 1 का ए, 2 का बी, है ना, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा कॉस्ट में नहीं आता? कंट्रोलिंग आता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग आता है, प्लानिंग आता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आता। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 8 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासिफिकेशन करना है। देखो डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट सेंटर के हिसाब से होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होता है वो हमेशा फंक्शन के हिसाब से होता है। ठीक है, बेच जो होता है वो प्रोसेस के हिसाब से होता है, और लेबर कॉस्ट होता है नेचर के हिसाब से, लेबर मटेरियल वगैरह। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हमने किया हुआ है, रिपीट ही है, समझ लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर इज़ 1,25,000, डायरेक्ट लेबर आवर 5,000 आवर्स, मशीन आवर 2500। बोल रहे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो मशीन आवर मेथड के हिसाब से। कुछ करना नहीं है, 1,25,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर कितने हुए? 2500। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे 1,25,000 डिवाइड बाय 2500, 50 रुपीज़ पर मशीन आवर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान नो बोनस इज पेएबल टू अ वर्कमैन इफ हिज एफिशिएंसी इज बिलो 83%, है ना। 83 से कम, 83 से कम अगर आपकी एफिशिएंसी है तो दो बोनस विल नॉट बी गिवन। तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एन एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड ऑफ मिस्टर क्वेश्चन नंबर 11, एज पर मेरिक मल्टीप्लान क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एज पर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान नो बोनस इज पेएबल टू अ वर्कमैन इफ हिज एफिशिएंसी इज बिलो 83% से कम की एफिशिएंसी पे कोई भी बोनस नहीं देते, मेरिक के प्लान में है। क्वेश्चन नंबर 12, एन एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड ऑफ मिस्टर देव ऑन अ मशीन शोज दैट ही इज वर्क 7 आवर इज ओवर टाइम। कितने घंटे का ओवर टाइम किया? 7 घंटे का। द वेज रेट इज 80 पर आवर एंड ओवर टाइम इज पेड एट द 50% एक्स्ट्रा। बोल रहे हैं कि ओवर टाइम का प्रीमियम कितना होगा, तो अभी 50% एक्स्ट्रा मतलब 40 रुपये ओवर टाइम का प्रीमियम है और 7 घंटे ओवर टाइम किया है, तो 280 रुपीज़ विल बी हिज ओवर टाइम प्रीमियम। एकदम इजी क्वेश्चन है, रिपीट है, हमने देखा हुआ है अभी। 13 देखते हैं। विच मेथड इज यूज फॉर रीअसाइनमेंट ऑफ ओवरहेड रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है। रेसिप्रोकल में मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है और उससे ले भी रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ 3 तरह की मेथड चलती है। एक चलती है ट्रायल एंड एरर, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एक चलता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 50 आवर्स, वेज रेट 30 पर आवर। इफ मिस्टर सी कंप्लीटेड जॉब बाय टेकिंग 42 आवर्स, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ मिस्टर सी। अर्निंग मतलब टोटल अर्निंग पूछ रहे हैं हाल से के प्लान से हिसाब से। तो भी सबसे पहले बेसिक अर्निंग होती है, उसके अंदर बोनस जोड़ते हैं। बोनस का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल रेट। बेसिक अर्निंग कैसे निकलती है? कितने घंटे काम किया? 42 इंटू 1 घंटे का रेट 30 रुपये, ये तो हो गया उसका बेसिक अर्निंग, प्लस 1/2 टाइम सेव कितना किया? 50 घंटे दिए थे, 42 में किया, 8 आवर सेव किया है, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट 30। तो क्या आएगा आंसर मेरा? यहाँ पे 42 इंटू 30, तो बेसिक अर्निंग तो मेरा आ गया 1260, प्लस बोनस देंगे तो 8 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, 120 रुपये उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आंसर आएगा 13
80। तो मेरा आंसर है ए 1380। क्वेश्चन नंबर 15 द समेशन क्वेश्चन नंबर 15 द समेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? जब भी इनडायरेक्ट होता है वो होता है ओवरहेड्स। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 16 भी रिपीट है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पीपी लिमिटेड रिक्वायर्स 9600 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन मटेरियल एन्युअली। तो ए कितना हो गया? 9600। मटेरियल इज परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड एट 50 पर यूनिट, 50 रुपये का एक सामान है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर इज 60, ओ आ गया। एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट सी आ गया। पूछा ईओ क्यू बताओ भाई, ईओ का क्या फॉर्मूला क्या है? 2AO/C रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 9600, ओ कितना है 60, सी कितना है 5। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 480। ठीक है, मैंने सोल्व कर लिया है, एकदम इजी है। इसका आंसर आएगा 480। ईओ क्यू इज 480। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए लिमिटेड हैड 900 यूनिट्स ऑफ 10 ईच ऑन 1918। द परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ वॉज, देखो मंथ के दौरान परचेज किया है 6/9 को 512 में, 13/9 को 615 में, 800 क्वांटिटी 16 में, 24/9 को। व्हाट इज द इशू प्राइस पर यूनिट एज पर वेटेड एवरेज मेथड इफ द इशू ऑफ 1600 यूनिट्स इज टू बी मेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और 18/9 को हमको इशू करना है वेटेड एवरेज। क्या करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी है वो लिख लेंगे एक बार। 900 क्वांटिटी 10 वाली, 1/9 को है, ठीक है। फिर दूसरी मेरे पास 6/9 को है 500 क्वांटिटी 12 वाली। फिर मेरे पास है 13/9 को 600 क्वांटिटी 15 वाली। अब 18/9 को इशू कर रहे तो ये तो होगी नहीं मेरे पास, तो इसका सिंपल वेटेड एवरेज करेंगे तो 9000, 6000 और 9000। मेरा क्वांटिटी का टोटल आ रहा है 900 प्लस 1100 2000, और मेरा अमाउंट का टोटल है 24000। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 रुपये प्राइस। माई आंसर विल बी 12। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ वर्किंग वीक इज 48 आवर्स इज 800 यूनिट्स। 48 घंटे में 800 बनाना है। मिस्टर एक्स ने प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट, ठीक है। रेट पर यूनिट इज 20। कैलकुलेट अर्निंग ऑफ मिस्टर एक्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। भाई सबसे पहले एफिशिएंसी कितनी है? 1000 यूनिट बनाया 800 के सामने, एफिशिएंसी कितनी आई? 1000 डिवाइड बाई 800, 125% एफिशिएंसी आई। तो जो भी रेट होगा दैट विल बी इंक्रीज बाय 20%। तो रेट है 20 रुपये इंटू 1.2, 24 रुपये एक यूनिट का 1000 बनाया है, तो अर्निंग कितना हो जाएगा 24,000। मेरा आंसर आएगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स विद द बेसिस ऑफ अलोकेशन, है ना। तो भाई पावर किस पे बढ़ता है? पावर हमेशा किलोवाट पे बढ़ता है। कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बढ़ता है, और हीटिंग स्क्वायर मीटर पे। तो 1 का सी 2 का ए, ठीक है। 1 का सी 2 का ए किस में आ रहा है? डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मैच द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट मेथड। भाई एक्चुअल कॉस्ट कौन सी है? फीफो लीफो ये सब एक्चुअल कॉस्ट मेथड है। एवरेज कॉस्ट में वेटेड एवरेज, पीरियोडिक एवरेज, सिंपल एवरेज ये सब आता है। और नॉशनल में आता है इन्फ्लेटेड, है ना। तो 1 का बी 2 का सी, है ना। 1 का बी 2 का सी किस में आ रहा है? आंसर नंबर ए में, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 सैलरी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर इज डायरेक्ट वेजेस, नहीं। टू बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L, नहीं। ये कहाँ जाता है? सुपरवाइजर का सैलरी जाता है ओवरहेड्स में। तो मेरे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। 22 का आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटीरियल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप इज फॉलोड। क्या करते हैं? मिनिमम लेवल मेंटेन करते हैं ताकि स्टॉक आउट का प्रॉब्लम ना हो। तो 23 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 इफ एब्जॉर्ब ओवरहेड इज 42380 एंड एक्चुअल ओवरहेड इज 40,000। तो क्या हुआ है? देखो एक्चुअल 40, एब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ है ना, तो 2380 ओवर एब्जॉर्प्शन है। क्या है? 2380 ओवर एब्जॉर्प्शन है। तो मेरा आंसर आएगा सी, ठीक है। 2830 भी दे रखा है, 2380 भी दे रखा है, तो मेरा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट नेचर का क्वेश्चन है।
हमने अभी किया था, आपको इस तरीके से कर लेना है। इसका आंसर 5000 आएगा, एकदम ईजी है, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड वेज इज 48 आवर्स एंड 6000 यूनिट्स इज 720। भाई 6000 यूनिट बनाओगे तो 720 रुपये मिलेगा। मिस्टर पी प्रोड्यूस 6000, उन्होंने 6000 ही बनाया, ठीक है। रेट पर आवर इज 15। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ पी अंडर एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6000 डिवाइड बाई 6000, 100% एफिशिएंसी है। और जब भी 100% एफिशिएंसी होती है तो एमर्सन के प्लान में 20% बोनस मिलता है। तो 720 तो उसको मिलने ही वाला था, प्लस 20% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 864। तो 26 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ एन आइटम इज़ 50, एवरेज कितना है 50, मिनिमम कितना है 25। भाई एवरेज 50 आया है तो ये कितना होगा 75, तभी तो इन दोनों का समेशन करके 2 से डिवाइड करके 50 आया होगा। ये मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। बोल रहे हैं रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 6 वीक्स, 4 से लेकर 6 वीक, है ना। क्या पूछ रहे हैं, रीऑर्डर लेवल। भाई रीऑर्डर लेवल का सिंपल फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो 75 इंटू 6, 75 इंटू 6, 450 इज माई आंसर, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो पीरियोडिक एवरेज वाला है, हम लोगों ने कर लिया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29, द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट। इसका आंसर है 29 का ए। 30, मैच द सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर द फॉलोइंग। गोल्ड कैसे होता है, गोल्ड हर 10 ग्राम पे होता है, पेट्रोल लीटर पे होता है, ब्रिक पर 1000 पे होता है। तो 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी 2 का सी कहाँ आ रहा है, बी में। तो यहाँ पे हमारा 2018 का पेपर भी फिनिश हो गया। चलिए तो अब 2017 का पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। भाई प्रोडक्शन ऑपरेशन कौन सा है, CS3। रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड्स इफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, मतलब क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे भी नहीं रहा है और ले भी नहीं रहा है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। भाई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर और साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये 3 होते हैं रेसिप्रोकल के लिए, मतलब ये तो यूज़ होने वाले नहीं। तो कौन सा यूज़ हो सकता है, स्टेप लैडर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन बना के दे रखी है ए एंड बी, और पूछ रहे हैं कि ए की इक्वेशन का आंसर क्या है। तो क्या करेंगे, ए में बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 7020 प्लस 0.20 बी। अब बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये वाला 9000 प्लस 0.1 ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू 7020 प्लस कितना 1800 प्लस कितना आएगा 0.2 इंटू 0.1, 0.02 ए। अब ए को इधर ले जाते हैं तो 0.98 ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7020 प्लस 1800 कितना आ रहा है 8820। तो मेरा ए का आंसर कितना आया 8820 डिवाइड बाई 0.98, मेरा आंसर है 9000, ठीक है। तो जो पूछा था उसका आंसर आ गया 9000। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट आर एब्जॉर्ब एट अ रेट ऑफ 5 पर मशीन आवर। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है 5 पर मशीन आवर पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आगे, द टोटल ओवरहेड इंकर्ड, मतलब एक्चुअल कितना किया है वो, एंड द मशीन आवर यूटिलाइज फॉर द डिपार्टमेंट फॉर अप्रैल 17 वर। एक्चुअल खर्चा कितना किया है 17,000 और मशीन आवर कितना है 8000। ऑन द बेसिस ऑफ अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई देखो समझते पहले क्या हो रहा है, मेरे मशीन आवर हुए 8000 और एक मशीन आवर का 5 रुपया था, तो 40,000 मेरा हुआ है एब्जॉर्प्शन, पर एक्चुअल कितना है 70,000, मतलब मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन किया है कितने का 30,000 का, ठीक है। अब देखते हैं 30,000 अंडर एब्जॉर्प्शन, यस, तो मेरा ए राइट है, बाकी सब गलत है, मेरा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ₹5 लाख एंड द एस्टिमेटेड लेबर आवर इज 50,000, मतलब 5 लाख का खर्चा होता है 50,000 लेबर आवर्स पे, तो 10 रुपये एक लेबर आवर का हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इफ़ 1000 लेबर आवर आर यूज्ड फॉर जॉब नंबर 111 देन अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्ज टू 111
एज पर लेबर आवर मेथड इज कितना होगा, तो 10 रुपये 1 घंटे का, 1000 घंटे लग रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा बी 10,000। 6 देखते हैं, कैरिएज एंड कार्टेज एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर ट्रीटेड एज। देखो इसको कहाँ डालते हैं, जहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल जाएगा वहीं पे उसका कार्टेज कैरिएज जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन असाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टाइम कीपिंग एक्सपेंस आर असाइन। भाई टाइम कीपिंग हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे डिवाइड होता है, तो मेरा आंसर आएगा बी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 20 सितंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑन 29 सितंबर 17 स्टोर्ड लेजर अकाउंट शोज 3 lot of material in balance, 1500 at 20 purchase on 25/9, 500 of 10 each purchase on 27/9 and 1000 of 25 purchase on 28/9। तो ये 3 अलग अलग मटेरियल है। 30/9 को हमने जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया तो क्या हुआ, 10 यूनिट्स मिसिंग हुआ। तो सबसे पहले हमको इशू बताना पड़ेगा और क्या करते हैं, जो लेटेस्ट प्राइस होता है, लेटेस्ट प्राइस क्या है 25, उस पर इशू दिखा देते हैं। तो क्या करना है, हमको इशू दिखाना है 25 क्योंकि लेटेस्ट प्राइस वही है। तो 8 का आंसर आएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन आइटम इज 8 to 12 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 8 से 12 यूनिट रोज़ यूज़ होते हैं। सप्लाई पीरियड इज 10 to 20 डेज, 10 से 20 दिन लगते हैं। द लेवल एट विच स्टोर कीपर विल इनिशिएट द एक्शन ऑफ रेम्प्लेसमेंट इज, वही क्या होता है, ये होता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होता है, एक दिन में आप कितना यूज़ करते हो, मैक्सिमम 12, इनटू मैक्सिमम पीरियड कितना लगता है आने में 20 दिन। तो आपका 240 का जैसे लेवल आ जाए आपको रीऑर्डर लेवल प्लेस कर देना है, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, रिप्लेसमेंट कर देना है। तो आंसर आएगा 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, एंड प्रोडक्ट एंड और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूनिट्स विच डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। भाई जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं डिफेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू इग्नोर्स क्वांटिटी एंड रेट ऑफ मटेरियल इन ओपनिंग बैलेंस द कंप्यूटेशन ऑफ इशू ऑफ रेट ऑफ मटेरियल टू बी इशूड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का क्वांटिटी और रेट कैलकुलेट नहीं करते, पीरियोडिक एवरेज वाले में नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 1200 किलो। मंथली, यहाँ याद रखना ये, कॉस्टिंग 500 ईच, मतलब देखो ईयरली कितना हो जाएगा 14,400। ठीक है। द रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज 2% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। तो 500 रुपये का सामान है और 2% उसका रेट है, तो 10 रुपये मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब सी हो जाएगा। ये ए है 14,400, सी है 10। इफ़ द कंपनी परचेज द मटेरियल इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज, और एक और दे रखा है ऑर्डरिंग का कॉस्ट है 500। तो मेरा ओ भी मिल गया, सी भी मिल गया, ए भी मिल गया। पूछ रहे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा। भाई सबसे पहले मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, 1200, क्वांटिटी मुझे महीने की चाहिए इंटू 12 इंटू 500, तो सबसे पहले 72 लाख का तो मेरा माल ही आएगा। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ बोली हुई है कि आप अगर EOQ में परचेस करते हैं तो आपको टोटल कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे 2AOC के फॉर्मूला से। तो 2 इंटू ए कितना है साल का 14,400 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपये, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपये। अगर इसको फोल्ड करेंगे तो आएगा 12,000। ठीक है। 2 इंटू 14 400 इंटू 500 इंटू 10 उसका रूट, तो मेरा आएगा 12,000। तो मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट 72 प्लस कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगा 72,12,000। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ कंपनी वीकली यूजेज ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल इज मिनिमम 50, एवरेज 100, मैक्सिमम 150। ठीक है। द रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल 600, रीऑर्डर क्वांटिटी 300। द सप्लाई पीरियड इज 2 to 4 वीक्स। द मैक्सिमम लेवल इज, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम।
तो रीऑर्डर लेवल है 600, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 माइनस करना है। मिनिमम कंजम्पशन कितना है 50 क्वांटिटी। मिनिमम पीरियड कितना है, मिनिमम पीरियड है 2। ठीक है, तो आंसर निकालेंगे तो आएगा 800। डी इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिंपल है। रोवान 1901 में आया था, हाल से 1891 में आया था। इसको आपको रट लेना है। ठीक है, पूछे तो हमको आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज़ 24 आवर्स एंड द आवरली रेट ऑफ वेज इज़ 90। द बोनस एज पर हाल से बोनस प्लान इज़ 360। टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस जॉब। तो भाई बोनस कैसे निकलता है हाल से प्लान के हिसाब से, 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल रेट। तो 360 कैसे आया होगा, अब ये 360 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, इज इक्वल टू ये हट गया हमारा। टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, टाइम सेव निकलता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो आपको दिया था वो माइनस एक्चुअल टाइम जो आपने लिया वो, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट इज़ 90। ठीक है, 360 इंटू 2 कितना 720 आया, इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 24 माइनस एक्चुअल टाइम मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 90। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 720 इज इक्वल टू 24 इंटू 90, 24 इंटू 90 कितना आ रहा है 2160 माइनस एक्चुअल टाइम 90 बराबर। क्या करते हैं इसको, 720 को इधर लाते हैं, एक्चुअल टाइम को इधर ले जाते हैं, तो 8 एक्चुअल टाइम 90 इज इक्वल टू 2160 माइनस हो जाएगा 720 तो आएगा 1440। तो एक्चुअल टाइम कितना आया, एक्चुअल टाइम आया मेरा 1440 डिवाइड बाय 90, एक्चुअल टाइम इज 16। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टाइम फॉर विच द एम्प्लॉय आर पेड, मतलब एम्प्लॉय को पैसा देते वो, और एम्प्लॉय का टाइम बुक, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आइडल टाइम। क्योंकि आपने पैसा दिया बट काम नहीं हुआ, मतलब क्या है वो आपका आइडल टाइम है। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स लिमिटेड इंकर्स कॉस्ट ऑन वर्कर पी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ, बेसिक वेजेस 10,000 एंड द DA 50% ऑफ बेसिक वेजेस। तो भाई एक तो 10,000 गया आपका, प्लस आपका 5,000 रुपये का DA गया। बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय ईच कॉन्ट्रीब्यूट 8% बेसिक वेजेस ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड 2% ऑफ बेसिक वेज ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। भाई 8% बेसिक वेज का PF में, 2% बेसिक वेज का ESI में, टोटल 8 और 2 10% ऑफ बेसिक वेज, मतलब 1,000 रुपये और जाएगा। तो 10 5 15 10 16,000 तो हुआ है। अब पूछ रहे कि लेबर कॉस्ट कितना होगा, लेबर कॉस्ट कितना होगा, तो 10 तो उसको देना है, प्लस 5,000 DA देना है, प्लस 1,000 रुपये सरकार में जमा करवाना है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ कंपनी के लिए 16,000 रुपये। तो मेरा आंसर आएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनअवॉइडेबल कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। अनअवॉइडेबल मतलब क्या होता है, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा नहीं है। सीजनल, ये तो अनअवॉइडेबल है, इसकी वजह से आप नहीं रोक सकते। मैरिज, वो भी जाएगी, मैरिज करके लेडी जाएगी तो उसको आप नहीं रोक सकते। इलनेस और एक्सीडेंट, ये भी आप नहीं अवॉइड कर सकते। बट अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन यू कैन अवॉइड बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी कंडीशंस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। इन अ कंपनी पेरोल शोज 600 एम्प्लॉयज ऑन 1 सितंबर एंड 1000 ऑन 30 सितंबर। तो डायरेक्टली निकाल दो, 600 और 1000, 800 मेरा एवरेज आया। ठीक है, ड्यूरिंग द सितंबर 100 एम्प्लॉयज रिजाइन, 20 डिस्चार्ज एंड 80 वर रिप्लेस्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्जेस। द लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट कितना किया 80 डिवाइड बाई एवरेज इंटू 100 कितना 10%। तो मेरा आंसर आएगा बी 10%। क्वेश्चन नंबर 21। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट सैलरी। क्वेश्चन नंबर 21। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज डायरेक्टर्स का सैलरी नहीं, मशीन ऑपरेटर यस, फॉरमैन नहीं, ये तो ओवरहेड में जाता है, सेल्समैन ये भी नहीं। तो मेरा आंसर आएगा बी मशीन ऑपरेटर, क्योंकि एक्चुअल में वो वहाँ पे जाके काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 इज रिपीट। क्वेश्चन नंबर 23। डैश रिप्रेजेंट द रिसोर्स दैट हैव बीन सेक्रीफाइस टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं कॉस्ट।
क्योंकि कॉस्ट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपको कुछ नया मिलने वाला है, आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। तो 23 का बी आएगा। इन ऑटोमोबाइल कंपनी असेंबली शॉप, भाई असेंबली शॉप तो उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, इसका आंसर आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, क्योंकि मेन काम ही असेंबली में होता है उनका। तो 24 का आएगा डी। डैश इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, भाई नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी जो होता है वो कौन से हिसाब से होता है, वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 25 का आएगा बी। 26 भाई गोल्ड ज्वेलरी कैसे मापते हैं, पर 10 ग्राम पे, रिपीट क्वेश्चन है। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, ये भी रिपीट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग डिज़ाइन एंड लेआउट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसा खर्चा है, एबनॉर्मल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा है भाई, ये ड्राइंग डिज़ाइन लेआउट जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे आपका पूरा का पूरा काम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ रिकॉर्डेड इन द स्टोर लेजर, भाई कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ नीचे नोट में लिखते हैं। तो नन ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटिंग टू मटेरियल परचेज प्रोसीजर, भाई मटेरियल परचेज प्रोसीजर में क्या क्या आता है, तो रिसीविंग परचेज रिक्वेशन, यस ये आता है। इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो इशू प्रोसीजर में आता है, ये नहीं आएगा। इनवाइटिंग टेंडर, यस ये आता है। प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ये भी आता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 30 का बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 19, 18 एंड 17 के 3 पेपर कंप्लीट किए। अब इसके अलावा इस पेम्पलेट के अंदर 2016 का भी पेपर है, पर मैंने ये चेक किया है कि सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन आर रिपीट क्वेश्चन, तो आप अच्छी तरीके से कर लेते हो। देखो ब्रिक वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, तो वही सारी की सारी एकदम इजी चीज़ें हैं। तो एक बार इन MCQs को भी देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 पेपर जो आते हैं आपके पिछले, उसमें से ही आता है, तो इस तरीके से करना है। और MCQ का वीडियो देख लिया है तो फिर से इसको एक बार देख लेना, और कंसेप्ट का वीडियो देखना ज़रूर भूलना मत, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। और बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप देखिए, ठीक है। बाय बाय।